हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष गुप्ता और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज़ का एक नया लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था गैल्वेनिक सेल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। आप किसी भी गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। सर हम किसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए, आपने देखा था गैल्वेनिक सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा था। Zn2 प्लस Cu, ये रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, बिल्कुल। अब मेरे को इस रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। सर कैसे दिखाना है? रिप्रेजेंटेशन दिखाने का एक तरीका होता है, आप बीच में दो लाइन बनाइए, इस साइड लिखिए मेटल, इस साइड लिखिए मेटल आयन और उसकी कंसंट्रेशन। सर मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्यों लिखनी पड़ेगी? क्योंकि मेटल आयन जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा मेटल आयन, क्योंकि मेटल आयन है तो अगेन कंसंट्रेशन इसकी लिखनी पड़ेगी आपको। फिर आता है मेटल, और मैं जान सकता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक है, ओके। सर ये दो लाइन क्या दिखाती है? ये दिखाती है सॉल्ट ब्रिज। याद कीजिए, आपको मैंने समझाया था गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट पे आप लिखोगे एनोड वाले को, एनोड वाले को, और सॉल्ट ब्रिज के राइट में लिखोगे आप कैथोड वाले को। एनोड पे क्या होती है सर? ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पर सर रिडक्शन होती है, ठीक है। याद नहीं रहता सर कि लेफ्ट में कौन लिखना है, राइट में कौन लिखना है। तो एक चीज समझ लो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे, और एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? एनोड पे। एनोड है नेगेटिव, तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में आपको क्या लिखना है? एनोड को लिखना है। उस पे ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड हमने गैल्वेनिक सेल में लिया था नेगेटिव, और ये लिया था पॉजिटिव। अब तुम लेफ्ट में एनोड के बारे में लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है राइट में किसके बारे में लिखोगे? कैथोड के बारे में, ठीक है। अब मैं वो वाला रिएक्शन आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, इस तरफ होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरफ होता है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब सर उस रिएक्शन को देखिए जरा, आप उस रिएक्शन को देखेंगे और मैं आपको उस रिएक्शन को ऐसे करके लिख के दिखाता हूं, ऐसे। सबसे पहले बनाया सर सॉल्ट ब्रिज, बिल्कुल ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हमें वो लिखना है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है जरा चेक करें, देखो सॉल्ट ब्रिज बनाए, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है सर? चेक करो, Zn जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना रहा है। 12th क्लास में हो बेटा, इतना तो जानते होंगे, जिंक जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी Zn2+ बनाएगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो मतलब जिंक वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जो है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखा जाएगा, हमने बताया ना। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है? मेटल, तो जिंक मेटल लिख दिया। फिर मेटल आयन Zn2+, इसका मतलब जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, ओके। अब यहां लिखना है रिडक्शन वाला, सबसे पहले मेटल। अच्छा रिडक्शन किस में सर? चेक करो, कॉपर 2+ जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉपर 2+ ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो कॉपर 2+ और कॉपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, मेटल आयन चेंज हो गया मेटल के अंदर। यह है हमारे पास इस सेल का रिप्रेजेंटेशन, और इस तरफ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप याद कीजिए गैल्वेनिक सेल को कि सर गैल्वेनिक सेल में हमने कहा था जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और ये है आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट,
फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट का फ्लो यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पर। गैल्वेनिक सेल में भी ऐसा ही हो रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा था। बिल्कुल सही। एक रिएक्शन और मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा ही कुछ कुछ, जैसे कॉपर 2Ag पॉजिटिव gives 2Ag plus Cu 2 पॉजिटिव aqueous। ठीक है, ये अपने पास एक रिएक्शन है, इसको ऐसे दिखाना है। सबसे पहले सॉल्ट बेस बनाएंगे, सॉल्ट बेस के लेफ्ट में आएगा एनोड वाला। सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो पहले चेक कर लो ऑक्सीडेशन का हुआ। कॉपर जो है कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किए होंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी तो वहां पर जाके Cu2+ में कन्वर्ट हुआ होगा। बिल्कुल सर। तो इस कॉपर का यहाँ पर इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर 2+ में बदल रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सर। तो चलो सबसे पहले इसे लिखते हैं। पहले लिखा जाता है मेटल, फिर लिखा जाता है मेटल आयन। ठीक है, ओके। उधर आ जाओ, अब रिडक्शन चेक करो। Ag प्लस Ag में बदल रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो इसकी क्या हो गई भाई? रिडक्शन हो गई। सर क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो चेक करो जरा, ये बन गया। सबसे पहले लिखना है मेटल आयन Ag, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया Ag। तो इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। और सर यहाँ से यहाँ हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको। सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां हो रहा होगा सर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन को या किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। लोन से आप ध्यान रखेंगे, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन आता है और राइट में रिडक्शन आता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे हमने अपने गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया। और अब अपन स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? आओ देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे चल के नर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपको इसके क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और नर्स्ट इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपके बोर्ड के लेवल के हिसाब से उस पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको तैयार करना है ढंग से। चलिए बढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। हमने क्या करा, एक मेटल इलेक्ट्रोड को, ठीक है, अ मेटल इलेक्ट्रोड is placed in the solution of its own ions। हमने मेटल की इलेक्ट्रोड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा हुआ है। नहीं समझ आया सर? सुनो, यह कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट मान लीजिए, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट। तो यहां पर मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। किसका इलेक्ट्रोड डाला हुआ है? कॉपर का। कहने का मतलब है जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है उस मेटल के आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने चाहिए। कॉपर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है तो कॉपर के आयन सॉल्यूशन में होने चाहिए। अगर सिल्वर का होता तो फिर मैं कुछ AgNO3 लेता इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। अगर जिंक होता तो मैं जिंक सल्फेट लेता। ये पक्का है कि सर जिस सॉल्यूशन में आप मेटल इलेक्ट्रोड को डाल रहे हो उसके सॉल्यूशन के अंदर मेटल के आयंस होना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब इसको मैं कोई जनरल केस मान के चलता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए जैसे जिंक था और जिंक सल्फेट था। ऐसा मत करना कि ये जिंक ले लिया और ये कॉपर सल्फेट ले लिया सॉल्यूशन को, ऐसा मत करना। इलेक्ट्रोड जिंक का और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा। जैसा इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल के आयन सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, केस नंबर 2 मैं आपको 2 केस समझाने वाला हूँ। ये लीजिए, कोई सॉल्यूशन है मेरे पास और यहाँ पर मैंने एक मेटल की रॉड डिप करी है। ठीक है,
मान लीजिए कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट, ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट, ठीक, लेट अस कंसीडर। अच्छा, इसको समझने के लिए अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो शायद थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो, तो एक तरफ मैं एग्जांपल भी आपको लेके समझा देता हूँ। कंसीडर करो ये जिंक है और ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, एक कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेने में कौन सा कोई नुकसान है ना। ये कॉपर सल्फेट है एंड दिस इज कॉपर, ठीक है। चेक कर लो, जो मेटल लिया उसके आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। भाई इसके अंदर Cu2+ भी होंगे एंड SO4 भी होंगे, इसके अंदर जिंक 2+ भी होंगे एंड SO4 भी होंगे। मतलब दोनों केस में जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है उस मेटल के आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। जिंक 2+, कॉपर 2+, ओके। ठीक है, पहले समझो। सर आपने बताया क्यों? बेटा जब किसी एक आप मेटल की इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में रख देते हो, ऐसा करने से दो चीजें पॉसिबल है। अगर ये मेटल, दो चीजें क्या क्या पॉसिबल है सर? इस मेटल का अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, अगर इस मेटल का रिड्यूसिंग नेचर है तो ये रिड्यूस होगा। मतलब जब आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हो तो सर ये मेटल ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है और ये मेटल रिडक्शन भी शो कर सकता है, ठीक है। एक मैं जनरल एग्जांपल आपके सामने लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मेटल है मेरे पास M, ठीक है, और जाहिर सी बात है इस मेटल के आयंस तो यहां प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है, ओके। पहले मैं केस मानता हूं कि इस वाली का मेटल का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस यहां पर होगा। अच्छा, ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो एक पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये मेटल कौन सा है मुझे थोड़ी पता है, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 2 करेगा 3 करेगा, वो तो इसकी मर्जी है। तो मैं यहां लगा रहा हूं N, जब N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा N पॉजिटिव का, ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो मैंने जनरल बात ले ली, N इलेक्ट्रॉन लूज किया और N पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अब जरा बुद्धि चलाओ, ये कुछ ऐसा ही है जैसे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। कितने को लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन। हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसने बनाया जिंक 2 पॉजिटिव, है ना। अब मुझे तो पता था ना जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका थोड़ी पता था, मैंने N ले लिया यहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया। तो कहने का मतलब है ये जो मेटल जैसे जिंक जो है टूट करके जिंक 2+ का निर्माण सोल्यूशन में कर रहा है, तो सोल्यूशन के अंदर ये था बेटा रॉड के अंदर और ये आ गया सोल्यूशन में, बिल्कुल सेम ये था बेटा रॉड के अंदर और ये आ गया सोल्यूशन में। बात को समझ रहे हो? है अच्छा। अब सर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां रह गए और ये जिंक आ गया अंदर सोल्यूशन में। फिर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और बाहर आ गया जिंक 2+, है ना, ओके। फिर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन यहां है और नीचे आ गया जिंक 2+। उम्मीद करता हूं कुछ साफ दिख रहा होगा। अब ऐसा करने से इलेक्ट्रोड के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सॉल्यूशन में ढेर सारे जिंक 2 पॉजिटिव जमा हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जा रहा है। ऐसा करने से खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और यहां पर सॉल्यूशन में ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर से जिंक 2 पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिंक 2 पॉजिटिव यहां पर चिपक जाएंगे। मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं, ज्यादा घचपच हो जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव यहां चिपक गए। क्यों चिपक गए? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने जिंक 2+ को अपनी तरफ चिपका लिया। ऑब्वियस सी बात है यार, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ऑब्वियसली तो करेंगे ना बेटा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ,
बिल्कुल। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ, ये नेगेटिव है, ठीक है, और इसने सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचा। अब चेक करो यहां पर क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया। अरे यार ये तो संसार का रूल है, जहां भी चार्ज सेपरेशन होता है हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, तो सर चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया था समझने के लिए। चार्ज सेपरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका एक और नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, लीजिए। ओके, अच्छा, अभी सर व्हाट अबाउट दिस? अब मैंने कहा ना, जब किसी इलेक्ट्रोड को आप उसके आयंस के सॉल्यूशन में रख देते हो तो वो रिडक्शन भी शो कर सकता है। अगर इलेक्ट्रोड की रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, लेट अस से कि यहां इसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी, ठीक है, तो ये रिडक्शन शो करेगा। अब भाई जब ये रिडक्शन शो करेगा, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, इससे पहले गैल्वेनिक सेल पता होना चाहिए, तभी ये चीज समझ आएंगी आपको। ओके, बहुत अच्छे सर। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ विद प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। SO4 2- भी होगा, उसको बना नहीं रहे हैं, गचपच बहुत हो जाएगा। अच्छा, अब यहां रिडक्शन होगा, तो भैया चेक करो जरा, दिमाग पे अपने जोर डालो। जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था हमने क्या देखा था, जिंक वाली इलेक्ट्रोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन आकर के कॉपर वाली इलेक्ट्रोड में जा रहे थे। याद करो, जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन आकर के कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कॉपर की इलेक्ट्रोड में, और जैसे ही पता चला इसको कि इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये कॉपर 2+ फटाक से उधर भागा, बिकॉज नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वहां पर आए, कॉपर 2 पॉजिटिव फटाक से जाकर के वहां अट्रैक्ट हुआ, और कॉपर 2 पॉजिटिव ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और बन गया कॉपर। ये सॉल्यूशन के अंदर था बच्चा, ये था रॉड के अंदर, ठीक है, और कॉपर यहां पर जा करके चिपकने लग गया। ये लीजिए, ठीक है, और कॉपर ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया, क्योंकि कॉपर ने इसे गेन कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया। वैसे ही जब पता लगा वायर के थ्रू और इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं, तो फटाक से जाकर के ये चिपक गया। इसने भी ऐसा ही काम किया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया और कॉपर फिर यहां पर चिपक गया। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। अब क्या होगा, सोचो, यहां पर स्टार्टिंग में आपने कॉपर 2+ भी डाला था और SO4 2- भी डाला था, है ना। यहां पर क्या हुआ, कॉपर 2+ तो बार बार खत्म होते जा रहे हैं ना, कॉपर 2+ तो खत्म होता जा रहा है, कॉपर बनता जा रहा है, तो अब सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ कम होता जा रहा है और यहां पर SO4 2- की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है ना। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, उन्हें कॉपर गेन कर रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। सभी आने वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये गेन कर ले रहा है, तो इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं यहां पर। उन्हें कौन गेन कर रहा है, कॉपर 2+ गेन कर रहा है, बिल्कुल सही सर, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में ज्यादा है, अभी बताया आपको, क्योंकि कॉपर 2+ तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 2+ तो खत्म होता जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज तो है भी नेगेटिव चार्ज तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर वो नेगेटिव चार्ज कौन है, SO4 2-, तो फिलहाल उसकी बात नहीं करते, हम जनरल बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब इस खेल को यहां सीखो। मेटल है M, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे और कन्वर्ट हो गया M में। मुझे नहीं पता था ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए मैंने N लगा दिया, मुझे थोड़ी पता था बेटा ये कौन सा मेटल है ना। ये आ गया सॉल्यूशन के अंदर, और ये आ गया हमारे पास रॉड के अंदर, ठीक है, ओके। अच्छा,
अच्छा सर, तो अब यहाँ पर जैसे वहाँ इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये महाशय इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, है ना। तो रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन खत्म होते जा रहे हैं, तो रॉड कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब ये सॉल्यूशन से नेगेटिव चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज दुनिया का रूल है अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना, जैसे यहाँ अट्रैक्ट किया था, बिल्कुल। अब फिर सर चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लीजिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ये डिपेंड करता है कि मेटल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है कि रिडक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जिंक और कॉपर का जस्ट समझने के लिए एग्जांपल दिया था कि आपको मन में डाउट ना आए, ठीक है। वैसे वो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड थी, लेकिन मैंने चलो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसका इस्तेमाल किया मैंने, और कुछ नहीं। अगर मैं डायरेक्ट बताता तो शायद माइंड में कन्फ्यूजन हो जाती, तो मैंने एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ओके। इसे बोलेंगे बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों है तो इलेक्ट्रोड ही पोटेंशियल, लेकिन स्पेशल नाम दे दिया, चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। अभी समझो भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिर्फ डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, ओके। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the potential difference developed between the metal भाई इलेक्ट्रोड तो मेटल का ही ले रहे हो, and its own ions in the solution is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मेटल का इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ओके। और ये आयंस कहां पर प्रेजेंट है बेटा? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इन द सॉल्यूशन। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, जानते हो कैसे क्रिएट हुआ? मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, इसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ऐसा डेफिनेशन भी लिखा होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से, है ना। तो इलेक्ट्रोड की इसी टेंडेंसी की वजह से कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है, इसी टेंडेंसी की वजह से ही तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो ये डेफिनेशन तो यहाँ पर सही होती है कि जो बाकी किताबों में लिखी होती है। ये डेफिनेशन सबसे आसान लगती है मेरे को, ठीक है, कि भाई मेटल और उसके आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। चलिए, अभी सर हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक छोटी सी बात हमें जाननी है कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। जरा उसको भी देख लेते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये छोटी सी बात है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी कि हाँ सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है। किसी को कहीं दिक्कत आई हो तो भैया पूछ लेना, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो हमने ये देखा भैया, हमने सॉल्यूशन लिया था, उसमें मेटल के आयंस प्रेजेंट थे, है ना, बिल्कुल। अगर इफ concentration of metal ions
अगर मैं मेटल आयंस की कंसंट्रेशन को, जिसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैंने जनरली ऐसा माना था, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को दिखाता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन अगर मैं लेता हूं 1 मोल पर लीटर, ठीक है, एंड मैं टेम्परेचर अगर ले रहा हूं, टेम्परेचर अगर ले रहा हूं मैं 298 केल्विन, ठीक है, क्या ले रहा हूं 298 केल्विन, तो जो मैंने सोल्यूशन लिया था उसमें जो मेटल आयन है, मेटल आयन की कंसंट्रेशन में कितनी ले रहा हूं 1 मोल पर लीटर और टेम्परेचर ले रहा हूं 298 केल्विन। इस कंडीशन पर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, लीजिए क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। अगर फिर देखिए वही बात आ गई, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसको नाम दोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन हो रहा होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो भाग होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो बस फर्क क्या है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब जानते हो स्टैंडर्ड वर्ड क्या दिखा रहा है? स्टैंडर्ड वर्ड दिखा रहा है दैट कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, दैट कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? मेटल आयन की कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर करना है और टेम्परेचर को 298 केल्विन करना है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस पर भी डिपेंड करता है, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बेसिक चीजों पे पहले बात करते हैं। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात और, इफ gases are involved in the reaction, अगर मान लीजिए रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व है, गैसेस, इसको मैं कहाँ कराऊंगा? जब मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोल्यूशन था ना, अगर गैस भी यहाँ पर प्रेजेंट है, गैस कौन प्रेजेंट है? गैस। अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में आपके पास अगर गैस प्रेजेंट है तो बेटा गैस में आप कंसंट्रेशन नहीं लेते हो, गैस में प्रेशर लेते हो 1 atm और 1 बार, 1 atm और 1 बार, ठीक है। आप वहां पर प्रेशर लोगे गैस का इतना, ठीक है। ये चीज आपको कब क्लियर होगी? जब मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा, 1-2 लेक्चर बाद वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सब टेम्परेचर वही रहता है 298 केल्विन, बट डिफरेंस है हमारे पास सोल्यूशन है और गैस है। सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन लोगे, अगर गैस भी है तो फिर प्रेशर इतना लोगे गैस का 1 atm या फिर 1 बार। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके सर। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल X है, लेट अस कंसिडर, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड मतलब जानते हो बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस, दिस एंड दिस, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल X है मेरे पास, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा -X। बात को समझ लो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। SOP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SRP, इस बात का ध्यान रखना। SOP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SRP, ठीक है, इस बात को खास ध्यान रखना। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल X है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास -X हो जाएगा, छोटी सी बात है ना। अच्छा सर, इसका एक एग्जांपल नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, एग्जांपल देने से पहले मैं एक आपको बात और समझा देना चाहता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, या रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे पता लगेगा सर कि रिडक्शन हो रहा है, और कैसे पता लगेगा सर कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? जरा जान लें इस बात को, है ना, जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे दिखाया जाता है, E0, ऊपर अगर नॉट लगा है तो जान लीजिए स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओके सर, जिंक जो है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, चेक करो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर आपको कैसे पता ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा तभी तो जिंक 2+ में बदला होगा, है ना। अब चूंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। ओके, ऐसे शो होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब जिंक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं जनरल आपसे बात करूंगा तो ऐसा होगा Mn पॉजिटिव। यह है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, E0 Mn पॉजिटिव, N में कन्वर्ट हुआ। भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी तो ये M में कन्वर्ट हुआ होगा।
तभी तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो सर ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब ये नॉट लगा हुआ है इसलिए मैं स्टैंडर्ड लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा सर जिंक वाले का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। कितना होता है? 0.76 वोल्ट। किसका? जिंक वाले का। तो सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? चेक करो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे दिखाओगे? उल्टा कर दो, जिंक 2 प्लस जिंक में कन्वर्ट हो। भाई रिडक्शन तो ऐसे दिखाओगे, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कैसे हो रही है? 2 प्लस का चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी तो जिंक में कन्वर्ट हुआ होगा। बिल्कुल। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो चलिए हमने क्या कहा था? -0.76 वोल्ट। बहुत ही अच्छी बात है ना। तो मैंने क्या कहा था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर जिंक वाले का एसओपी है हमारे पास 0.76 वोल्ट, तो उसका एसआरपी कितना आएगा? -0.76 वोल्ट। बहुत ही अच्छी बात है सर। ओके, मैंने आपसे कहा इसको जानते हो ना, IUPAC, बहुत अच्छे सुना होगा इसका नाम। केमिस्ट्री में अलग ही हिसाब किताब चलता है इसका। अब मैंने आपसे कहा कि किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x वोल्ट, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x वोल्ट। अब तुम्हें जानकारी थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के होते हैं। तुमने मेरे से पूछा सर ये आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बताया, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है या फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है? क्योंकि भैया और देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने कहा सर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो? तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, IUPAC के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब जब भी मैं अगर आपसे कभी बात करूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसका मतलब मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर चल रहा हूं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा, कोई टीचर आपसे कह रहा है कि ये किसी चीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो समझ जाना कि उसने आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है, ठीक है। ये IUPAC के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ओके, तो ये है अपने पास छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताई। अभी डिस्कस करते हैं सर EMF क्या होता है, ठीक है। EMF चलिए जान लेते हैं सर व्हाट इज EMF, है ना। ओके, हाँ जी, EMF जरा एक बार गैल्वेनिक सेल को याद करते हैं, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ था, मैं बिल्कुल रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है। कोई इतनी खास आवश्यकता है नहीं। यहाँ वोल्ट मीटर लगाया था हमने शायद बल्ब लगाया था, चलिए जो भी लगाया था, वोल्ट मीटर ले लीजिए, एमीमीटर भी लगा सकते हो आप। यहाँ सोल्यूशन लिया था, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस पे रिडक्शन हो रहा था। अब मुझे पूरे सेल का EMF निकालना है। E नॉट सेल, अच्छा E नॉट सेल निकाल, E सेल, E नॉट सेल, ये निकालना है मुझे पूरे सेल का EMF। अब समझो बेटा बात को, EMF नॉट का मतलब है मैं EMF स्टैंडर्ड ले रहा हूं, ठीक है। ये बात जान लीजिए, EMF भी 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड अभी नहीं, वो नेक्स्ट इक्वेशन में काम आएगा फिलहाल। तो अभी हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो आप जानते हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो मुझे सेल का EMF फाइंड करना है, EMF। तो आप बोलोगे सर ये निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका तो होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस वाले सेल के अंदर होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। गेटिंग माय पॉइंट। इस वाले सेल में क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस वाले सेल में क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर अगर मुझे पूरे सेल का EMF फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, 2 मिनट, चलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ रिडक्शन, ठीक है। ये किसके बारे में लिया मैंने, एनोड के बारे में लिया, ओके।
एक इसके बारे में लिया, कैथोड के बारे में लिया, क्योंकि भैया ये कैथोड था, ये एनोड था, ये तो जानते हो आप, है ना, बहुत अच्छे। क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है भाई, एनोड पे होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। जिसका जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। ओके सर, ठीक है। ई नॉट सेल। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में पढ़ते हैं। मतलब ये ठीक है, ये हमारे पास एसआरपी है ना, और ये हमारे पास एसओपी है, बिल्कुल, है ना। अच्छा, तो सर मुझे इस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं हम हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेते हैं, है ना। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, आईयूपीसी ने कहा था। अच्छा जरा चेक करो, एनोड का, ये एनोड है ना, एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एनोड का ही उसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होंगे, लेकिन माइनस आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, माइनस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, अभी बताया पीछे। तो सर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस ई नॉट एनोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अब मैं ले रहा हूं, प्लस ई नॉट कैथोड और इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैं ले रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ई नॉट सेल उल्टा करके लिख दो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही वैल्यू होता है तो यहाँ पर एसआरपी लिखने का कोई मत फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी टीचर समझ जाएगा, भाई टीचर जानता है ना ये आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखा है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के ही बराबर होता है, तो यहाँ स्पेशल में एसआरपी लिखना आवश्यक नहीं है और मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा था केवल। तो ये आ गया किसी भी सेल का ईएमएफ ऐसे निकलता है, ठीक है। ईएमएफ मतलब डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ईएमएफ, ठीक है। क्या होता है, दोनों हाफ सेल के ईएमएफ का डिफरेंस के बराबर होता है, पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होता है ईएमएफ, ठीक है। तो ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा एक बार एक चीज और जरा याद करो, बीच में सॉल्ट ब्रिज आता है ना, यहाँ पर एनोड के बारे में लिखते हैं, यहाँ पर कैथोड के बारे में लिखते हैं, ठीक है। हमने भैया दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास ईएमएफ के बराबर आ गया, जिसे हम ई नॉट सेल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में है, नॉन स्टैंडर्ड हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर कैथोड कहाँ लिखा जाता है, याद कीजिए, राइट साइड में। ओके तो ई नॉट सेल का एक और प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, ई नॉट आरएचएस माइनस ई नॉट एलएचएस, क्योंकि कैथोड हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। तो दिस इज अगेन द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल। ओके चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं इसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल्स आपको कहां काम आएंगे, कहां काम आएंगे, कहां काम आएंगे, ये न्यूमेरिकल्स अपन को काम आएंगे नर्स्ट इक्वेशन में। इसके बाद जहां भी न्यूमेरिकल आएगा वहां पर आपको जहां भी न्यूमेरिकल आएगा वहां पर आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। कितना फंबल हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ओके एक अपने पास डाटा गिवन है न्यूमेरिकल का। ओके कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात कर रहे हो, ईएमएफ ऑफ अ सेल विच involves following cell reaction, ठीक है। एक सेल रिएक्शन आपको गिवन है, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 प्लस 2Ag, गुड। और आपको दिया है E नॉट Zn से Zn2 प्लस क्या है 0.76 वोल्ट है, एंड E नॉट Ag से Ag पॉजिटिव माइनस 0.80 वोल्ट की बने, ठीक है। अब परेशानी हमको क्या है, देखिए
चलिए, तो सर इसे सॉल्व कैसे करना। अब यहाँ परेशानी क्या है सर, परेशानी ये है हमारे मन में कि सर हम जानते हैं ई नॉट सेल जो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, ठीक है, और हम जानते हैं ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। अब तुम्हें एग्जाम में कहाँ कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन हो और हो भी सकता है ना गिवन हो। जरा चेक करो, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ओहो सर सोचो, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तुम्हें घुमा रहा है क्वेश्चन, मतलब तुम्हें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए ही नहीं सर, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए। तो चेक करो जरा, रिडक्शन पोटेंशियल निकालो जरा यहाँ से। जिंक 2+ से जिंक उल्टा कर दिया इसका, और ये बन गया -0.76 वोल्ट। बहुत सही है ना, अभी पीछे बताया था। इसमें चेक करो, ई नॉट Ag पॉजिटिव से Ag क्या बन गया 0.80 वोल्ट। माइनस तो पहले से था, तो यहाँ दोबारा माइनस लगाओगे, माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो लीजिए, दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन निकालना हमने क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर हमें रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू चाहिए होता है। ओके सर, ठीक है। अब निकालो ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल, क्या निकलेगा चेक करो। क्या, ओहो अब सर ये नहीं पता कैथोड एनोड कौन है, पहले कैथोड एनोड बना लो। चलो, हमने क्या कहा था, कैथोड एनोड कैसे बनाओगे सर, समझ नहीं आ रहा सर, सॉल्ट ब्रिज बनाओ ना यार। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है जिंक में, जिंक 2+, ठीक है। रिडक्शन क्या हो रहा है Ag में, तो Ag+ से Ag। अब चेक करो, ये कैथोड है, ये एनोड है, इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है चेक करो, ई नॉट सेल, मतलब ये कैथोड बनेगा, कितना दिया हुआ है 0.80 माइनस, और ये एनोड है, चेक करो -0.76। ओके, आप इन्हें ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है 1.56 वोल्ट। ये आ गया सेल का ईएमएफ, ई नॉट सेल, ठीक है। लो, और तो अच्छा छोटा सा एक क्वेश्चन था जहां पर आपको घुमाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन सर हम घूमे नहीं, है ना। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्चुअल में इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इसके लिए मैं आपके लिए नया लेक्चर लेकर के आऊँगा, इसी में कराऊंगा तो सारा गचपच हो जाएगा, है ना। इसको लेक्चर को तैयार करो आप, तो मैं इसके लिए आपका अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा बढ़िया न्यूमेरिकल्स का, जिससे कि आपको सारे डाउट मन से निकल जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में। अगला लेक्चर जो मैं लाऊँगा वो लाऊँगा इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी लाऊँगा तो बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, एक फिर पूरी एक शॉर्ट मूवी बन जाएगी, तो शॉर्ट मूवी नहीं बनानी है हमें, है ना। तो ये अपना एक बहुत छोटा सा लेक्चर था। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमारे YouTube लेक्चर पर डेली जो है फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड CBSE बोर्ड में आने वाले MCQs के लाइव सेशन चलते हैं। डेली का समय होता है 8 से 9 का, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता था इस बारे में, तो फटाफट से जाकर के डेली 8 से 9 ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।